स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में। दोस्तों, डाउरी, दहेज समाज में फैला हुआ है, एक बहुत बड़ा ईविल है। बहुत सी बच्चियां, बहुत सी दुल्हनें इस ईविल की भेंट चढ़ गई हैं। बहुत बार देखा गया है कि शादी से पहले जनरली लड़के के माता पिता या रिश्तेदार लड़की के माता पिता को फोर्स करते हैं, कोर्स करते हैं एक अच्छी खासी रकम देने के लिए। बिकॉज उनको लगता है कि हमारा बेटा अगर अच्छा कमा रहा है, अगर अच्छे स्टेटस पर है, अच्छी पोजीशन पर है, तो उसका हक बनता है कि उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउरी तो मिले ही मिले। और कई बार ही देखा गया है कि ये सिलसिला शादी तक ही ख़त्म नहीं होता, शादी के बाद भी कई बार महिलाओं को, मैरिड वुमेन को हरास किया जाता है। और कई बार उनसे डिमांड की जाती है कि आप दहेज लेकर आएँ, दहेज के नाम पर कभी गाड़ी लेकर आएँ, कभी टीवी लेकर आएँ, कभी टू व्हीलर्स लेकर आएँ, राइट। तो कई बार देखा गया है कि इन डिमांड्स के चलते जो महिलाएं होती हैं जिनकी में भी शादी हुई है, वो इतनी हरास हो जाती हैं, वो इतनी परेशान हो जाती हैं कि उन्हें कई बार सुसाइड कमिट करना पड़ता है। तो हमारे समाज के अंदर डाउरी और उससे जुड़ी हुई जो भी प्रथाएं हैं, वो अपने आप के अंदर समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली में एक जजमेंट दी है और उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इशू किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारे देश के अंदर डाउरी जैसी प्रथा जो काफ़ी समय से चली आ रही है, वो अभी भी प्रेवलेंट है। हमने बहुत कोशिश की, जुडिशियल व्यवस्था ने कोशिश की उस प्रथा को समाप्त करने की, लेकिन वो प्रथा अभी भी ज़मीनी स्तर पर है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस प्रथा को समाप्त करने के लिए मल्टीपल एफर्ट्स किए जाएं। ये यूँ कह सकते हैं कि एक मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए। तो केवल एक स्ट्रैटेजी, जुडिशियल व्यवस्था जो है वो केवल कानून को इन्फोर्स करके इस प्रथा को समाप्त नहीं कर सकती है। जुडिशरी कहती है कि हमें मल्टीपल लेग्ड स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजमल बेग केस के अंदर कुछ डायरेक्शंस जारी किए हैं इस उद्देश्य से कि हमारे देश के अंदर डाउरी से जुड़े हुए केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, समाज के अंदर डाउरी को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाएगी और इसके साथ साथ ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति डाउरी और डाउरी से जुड़ी हुई अन्य प्रथाओं को फॉलो कर रहा है, उनको प्रैक्टिस कर रहा है, उस व्यक्ति को स्ट्रिक्ट सजा मिले। लीजिए, तो अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो डाटा देखते हैं। हमारे देश के अंदर 2021 के अंदर तकरीबन डाउरी के 13,500 केसेस रजिस्टर हुए थे। 13,500 केसेस कम नहीं होते हैं और ये नंबर जो है अंडरस्टेटेड होता है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी आंकड़े जो हैं वो ज़मीनी स्तर को सही तरीके से बयान नहीं करते हैं। बहुत सारे केसेस जो हैं वो ड्यू टू मल्टीपल रीज़न रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते, रजिस्टर ही नहीं हो पाते। तो अगर सरकारी आंकड़े 13,500 फिगर्स बता रहे हैं तो असल में फिगर इससे बहुत ज़्यादा है। 2022 के अंदर यही आंकड़े लगभग सेम थे, 13,500। 2023 के अंदर ये आंकड़े बढ़ गए, 15,500 हो गए, राइट। दैट मीन्स डाउरी की प्रथा जो है वो समाप्त नहीं हो रही है, वो अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म ले रही है, लेकिन वो अभी भी समाज के अंदर प्रेवलेंट है। क्योंकि जब तक मनुष्य के मन में, इंसान के मन में लालच रहेगा, डाउरी जैसी प्रथा तो रहेंगी। आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। सन 2024 के आंकड़े हैं ये, तकरीबन 16 महिलाओं ने डाउरी डेथ, यूं कहो कि डाउरी के कारण जो है वो आत्महत्या कर ली, जिसको हम डाउरी डेथ कहते हैं, राइट। तकरीबन 5737 महिलाओं ने सन 2024 के अंदर जो है वो डाउरी के कारण, डाउरी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, या तो उनको मार दिया गया या उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली, राइट। तो आप खुद देख लो कि आंकड़े जो हैं ये अपने आप के अंदर बहुत सीरियस हैं और जो असल आंकड़े हैं वो इनसे भी कई ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है कि हमारे देश के अंदर ज़रूरत तो है कि डाउरी जैसी समस्या को सीरियस तौर पर कंसीडर किया जाए और उसको समाप्त करने के लिए एक अच्छी खासी कानूनी चोट की जाए इसके ऊपर। अब ध्यान से देखते हैं हुआ क्या। एक केस आया यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजमल बेग। अब इस केस में हुआ क्या, एक महिला थी जिनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। उनकी शादी हुई और शादी के तकरीबन 1 साल के अंदर ही उनके इन लॉज ने उनको डाउरी के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, हरास करना शुरू कर दिया। कभी उनसे मोटरसाइकिल मांगते थे, कभी उनसे टीवी मांगते थे और कभी कैश मांगते थे। परेशान होकर उन महिला ने अपनी जान ले ली, राइट। अब ये डाउरी डेथ है। देखिए डाउरी डेथ क्या होती है। देखिए हमारे कानून का BNS का सेक्शन 80 कहता है, अगर किसी महिला की मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर हो जाती है, ध्यान से समझना, शादी के 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, पहला। दूसरा, मृत्यु जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई, मतलब वो सस्पिशियस सर्कमस्टांस में हुई है। महिला ने जहर खा लिया, आग लगा ली,
रस्सी से लटक कर मर गई, ये छत से कूद गई, तो ये नॉर्मल डेथ नहीं है। नॉर्मल डेथ होती है कि व्यक्ति की किसी बीमारी से मौत हो गई, एक्सीडेंट से मौत हो गई। तो अगर महिला की मौत हो जाती है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, और ये प्रूव हो जाता है कि मृत्यु से पहले उनके लॉज उनको डाउरी के लिए, दहेज के लिए परेशान करते थे, तो लॉ ये मान के चलेगा कि महिला की मृत्यु जो है वो दहेज की डिमांड के कारण हुई है और उनके लॉज को डाउरी डेथ के लिए पनिश किया जाएगा, राइट। तो इस केस के अंदर भी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, इन लॉज के ऊपर डाउरी डेथ के चार्जेस लगे। अब जब उनके ऊपर मुकदमा चला तो ट्रायल कोर्ट ने तो एविडेंसेस के आधार पर ये डिसीजन दे दिया कि नहीं, महिला को प्रताड़ित किया गया दहेज के लिए, इसलिए उन्होंने मजबूर होकर अपनी जान ली। तो दिस इज द केस ऑफ डाउरी डेथ। हस्बैंड को और मदर इन लॉ को, मतलब उनकी माता को, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। जब मैटर हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को एनल कर दिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि नहीं, ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था, एविडेंसेस सारे इसी और संकेत कर रहे हैं कि महिला को, मैरिड विमेन को हरास किया गया था डाउरी के लिए, इसीलिए हस्बैंड और उनकी मदर को सही कन्विक्ट किया गया। अब कोर्ट में इस चीज के ऊपर एक प्रश्न उठा कि ये केस 2021 का है, ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था 2001 का है, फैसला आता 2025 में, 24 साल लग गए, 24 साल। तो कोर्ट ने कहा कि इस केस के अंदर हमने चाहे फैसला सुना दिया, लेकिन 24 साल लगे हैं न्याय मिलने में। कोर्ट कहती है कोई छोटा मोटा समय नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारी लीगल व्यवस्था के अंदर जहां पर कई साल लग जाते हैं न्याय मिलने को, और हम सभी जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज नथिंग बट जस्टिस डिनाइड। तो कोर्ट कहती है बहुत हो गया, अब हम 11 डायरेक्शंस जारी कर रहे हैं, 11 डायरेक्शंस जारी कर रहे हैं, खासकर क्रुएलिटी और डाउरी डेथ के मामले के अंदर, और खासकर उन मामलों के अंदर जो प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट के अंदर आते हैं, राइट। तो कोर्ट कहती है हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये सबसे पहले पहचाने कि हमारे देश के अंदर डाउरी की समस्या कल्चरल रियलिटी है, राइट। अभी भी डाउरी जो है वो जमीनी स्तर पर ली जाती है और दी जाती है। दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लॉ को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अगर एक केस के अंदर फैसला आने में 25 साल लग रहे हैं, तो जो ऑफेंडर्स है वो जानते हैं कि 25 साल तक उनको सजा नहीं होगी, अगर सजा हो भी गई तो 25 साल किसने देखे, राइट। तो कोर्ट कहती है हमें इस सिनेरियो को बदलना होगा, ठीक है। इसलिए कोर्ट कहती है कि हमें एक मल्टी टियर या मल्टी प्रॉन स्ट्रेटजी को अपनाना होगा, जिसके अंदर 4 हिस्से होंगे। पहला, कि कोर्ट जो है वो फैसला जल्दी करे, जो कोर्ट के पास ऐसे केसेस आते हैं जल्दी फैसला किया जाए, 1, इसलिए जो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है उनको फॉलो किया जाएगा, पहला। दूसरा, हमारे समाज के अंदर सरकार ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया है। हमारे समाज के अंदर कानून है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, और उसके अंदर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स बनाए गए हैं। आपको शायद उस बारे में ना पता हो, लेकिन हर जिले के अंदर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होते हैं। अगर उनको खबर दी जाती है कि पर्टिकुलर केस के अंदर डाउरी की बात चल रही है, डाउरी ली जा रही है, दी जा रही है, तो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करके मैटर पुलिस तक लेके जाते हैं। तो कोर्ट कहती है कि हमें डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के रोल को और पुख्ता करना होगा, ठीक है, ताकि लोगों में डर आए। तीसरा, हमें हमारे समाज के अंदर एजुकेशन को स्प्रेड करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि डाउरी जो है वो अपने आप के अंदर एक ईविल है। डाउरी कोई खुश होने की या किसी तरह से चौड़ दिखाने की बात नहीं है। कई बार लोग जो हैं वो ये अपने रिश्तेदारों के सामने, सोसाइटी के सामने इस बात पर फक्र करते हैं, प्राउड करते हैं कि हमें इतना दहेज मिला या हमने इतना दहेज दिया। तो कोर्ट कहती है हमें समाज को बताना होगा कि डाउरी लेना देना कोई फक्र की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है, सामाजिक कुप्रथा है, एंड दिस प्रैक्टिस शैल बी कर्ब्ड एट एनी कॉस्ट। और चौथा, कोर्ट कहती है कि हमें हाई कोर्ट के रिव्यू मैकेनिज्म को भी बेटर करना होगा। अब कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दी? कोर्ट कहती है पहली बात तो हमें लीगल व्यवस्था को थोड़ा सा तेज करना होगा, कानूनी व्यवस्था को, कानूनी प्रक्रिया को तेज करना होगा। कैसे तेज करना होगा? कोर्ट कहती है कि डाउरी के केसेस के अंदर, डाउरी डेथ के केसेस के अंदर, और क्रुएलिटी, मतलब जो डोमेस्टिक क्रुएलिटी होती है, घरेलू मारपीट होती है, जहां पर एक मैरिड वुमेन को परेशान किया जाता है, हरास किया जाता है, मारपीट होती है, मेंटल क्रुएलिटी होती है, उन केसेस के अंदर कोर्ट कहती है पहली चीज, जो ट्रायल कोर्ट है, क्योंकि मुकदमा पहले ट्रायल कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में पहुंचते हैं, तो कोर्ट कहती है पहले ट्रायल कोर्ट जो है उनको टाइम बाउंड मैनर के अंदर फैसला करना होगा। कैसे? जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है, एक्यूज को जल्दी बुलाओ कोर्ट के अंदर, सम्मन कर भेजो या वारंट दो और उसको कोर्ट में बुलाओ। जैसे ही चार्जशीट फाइल हुई 90 दिनों के अंदर चार्जेस फ्रेम करो। चार्जेस फ्रेमिंग जो है वो तकरीबन, मतलब वो पहला स्टेप ये होता है ट्रायल शुरू करने का। चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं, मतलब कि अब एक्यूज के ऊपर उन चार्जेस के ऊपर मुकदमा चला जाता है। तीसरा, जैसे ही चार्जेस फ्रेम हुए रीजनेबल समय के अंदर, मतलब कम समय के अंदर जो है एविडेंस को रिकॉर्ड करना शुरू करो, जल्दी जल्दी सबूत लो, जो विटनेसेस की गवाही लो, मटेरियल एविडेंसेस को लो, ताकि जल्दी से फैसला आ सके। और अंत में कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है वो डे टू डे बेसिस पर होनी चाहिए,
कोर्ट के अंदर जब भी ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलता है तो एविडेंस रिकॉर्डिंग होती है, सबूत जो है वो कोर्ट रिकॉर्ड करती है। तो कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि डेली बेसिस पर एविडेंस को रिकॉर्ड करे, ताकि अब जब ये प्रोसेस जल्दी होगा, टाइम बाउंड मैनर के अंदर होगा, तो फैसला जल्दी आएगा। जब फैसला जल्दी आएगा तो लोगों जो गिल्टी है उनको सजा होगी, जब सजा होगी लोगों को तो समाज के अंदर डर बैठेगा और लोग जो है वो जागरूक भी होंगे, पहली चीज। दूसरी, कोर्ट कहती है कि देखा गया है कि केसेस के अंदर डिले क्यों होता है, क्यों केसेस जो है 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल पेंडिंग रहते हैं ट्रायल कोर्ट में। उसका बहुत बड़ा कारण है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब तारीख पे तारीख, आपने सुना होगा, राइट। कोर्ट कहती है अब कोई एडजर्नमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। जब मुकदमा चल रहा है डाउरी का या डोमेस्टिक क्रुएलिटी का, उस केस के अंदर किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी। सीधी सी बात, अगर एडजर्नमेंट देनी है तो जज साहब को भी राइटिंग में लिखना होगा कि मैं एडजर्नमेंट दे के रहा हूं, मैं क्यों इस केस को अगली तारीख दे रहा हूं, क्या रीजन क्या है, पहला, राइट। कोर्ट कहती है मान लो अब कई बार ऐसा होता है कि जो अक्यूज्ड है, जो गुनहगार है, उसका वकील ही नहीं आ रहा, उसका वकील एब्सेंट हो गया, वो भाई साहब कोर्ट में नहीं आ रहे, जब कोर्ट में नहीं आएंगे तो केस आगे नहीं बढ़ता। तो कोर्ट कहती है कोई बात नहीं, अगर अक्यूज का, गुनहगार का वकील नहीं आ रहा है, इन दैट केस सरकारी वकील मुहैया कराओ और केस को चलाओ। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बदली हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, तो कोर्ट कहती है उस केस के अंदर एक सब्स्टिट्यूट पुलिस ऑफिसर को जल्दी से डिप्यूट करो ताकि केस को आगे बढ़ाया जा सके। 2, उसी प्रकार कोर्ट कहती है कि हर हाई कोर्ट को, या माफ कीजिएगा हर ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि जैसे मुकदमा शुरू हुआ डाउरी का, एक विटनेस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेशन के अंदर लेकर आए। कैसे? एक प्रकार का विटनेस कैलेंडर बनाओ और लिखो उसके ऊपर किस किस दिन किस किस विटनेस की एविडेंस जो है वो लिए जाएंगे, सम्मन कब दिए जाएंगे और कितने समय के अंदर ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक प्रकार का प्रेशर रहेगा कोर्ट के ऊपर भी ट्रायल को टाइमली बेसिस पर कंडक्ट करने में। इसके साथ साथ कोर्ट कहती है कि हमें एक प्रकार का डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी चालू, अभी तो हालांकि वो है लेकिन उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। कैसे? कि हर कोर्ट के अंदर जो है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डैशबोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट कहती है ऐसे केसेस की हमें, जो डाउरी के केसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी है। पहली चीज, कोर्ट के जो डैशबोर्ड्स हैं उनके ऊपर दिखना चाहिए कि कौन सा केस कितने समय पहले फाइल हुआ था और ये किस स्टेज पर है, राइट। और जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस हैं, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है, उनके ऊपर ऑटोमेटिक ट्रिगर वार्निंग लगाओ कि केस अगर 2 साल 3 साल 4 साल से पेंडिंग है, उस केस को प्रायोरिटी बेसिस पर लो और उसको जल्दी से खत्म करो और केसेस को मॉनिटरिंग करो। तो हर कोर्ट के अंदर केस मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे हमें पता रहे कि कौन सा केस कितने लंबे समय से पेंडिंग है, राइट। तो जब हमें अलर्ट आएंगे, मतलब कोर्ट को अलर्ट आएंगे कि केसेस काफी लंबे समय से पेंडिंग है, तो कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनेगा केसेस को जल्दी डिस्पोज ऑफ करने से। नेक्स्ट, कोर्ट कहती है हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बेटर करने होंगे। कैसे? कि हर जिले के अंदर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए हैं। अब राज्य सरकार का काम है कि राज्य सरकारें जो हैं वो लोगों को अवेयर करवाएं, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं कि आपके जिले में एक डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है, उनके नंबर्स, उनकी ईमेल्स लोगों तक पहुंचाओ ताकि अगर कोई व्यक्ति डाउरी की समस्या को फेस कर रहा है, अगर उसको फोर्स किया जा रहा है डाउरी लेने देने के लिए, तो इन दैट केस वो सीधा डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए जो डाउरी फेस कर रही हैं और जो बेचारियों के जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, तो इन दैट केस वो वन स्टॉप सेंटर में जा सकती हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, शिकायतों को दर्ज करना और सुनना, उन पे कार्रवाई करना। हेल्पलाइंस, विक्टिम असिस्टेंट, कोर्ट कहती है हर जिले के अंदर ये होना चाहिए, राइट। इससे क्या होगा कि महिलाएं डाउरी से प्रताड़ित हो रही हैं, हरास हो रही हैं, तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ एनी ऑफ दिस मैकेनिज्म। इसके साथ साथ कोर्ट कहती है कि हमें हमारे समाज के अंदर ही बदलाव लाना है। हमने ट्रायल कोर्ट के ऊपर तो प्रेशर बना दिया कि जल्दी से ट्रायल कंडक्ट करो, हमने डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की अवेयरनेस भी लोगों तक पहुंचा दी, लेकिन हमें इसके साथ साथ हमें जो हमारी यंग जनरेशन है उसको भी एजुकेट करना है। शायद कोर्ट ये कहना चाह रही है कि पुरानी जनरेशन को तो हम एजुकेट करने में असफल रहे हैं, एटलीस्ट नई जनरेशन तो एजुकेट हो जाए। कोर्ट कहती है कि हमें नई जनरेशन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि डाउरी एक कुप्रथा है और विवाह के रिश्ते के अंदर कोई पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि हमारे समाज के अंदर जो व्यवस्था चली आई है, दुनिया के अंदर भी व्यवस्था चली आई है ऐसी कि शादी के अंदर जो पुरुष पक्ष है उसको थोड़ा उच्च माना जाता है। इसीलिए जो महिला के पक्ष होता है, जो ब्राइड का पक्ष है, वो गिफ्ट देता है, पैसा देता है, डाउरी देता है ताकि दोनों में एक प्रकार का रिश्ता बन सके। कोर्ट कहती है हमें लोगों को ये समझाना है कि हमारे संविधान के अनुसार भी और नैतिकता के अनुसार भी कोई पक्ष किसी से बड़ा नहीं है। वर पक्ष, वधु पक्ष, दोनों में से कोई किसी को बड़ा, दोनों इक्वल है, दोनों ही शादी में सम्मिलित हो रहे हैं। वर्ग का, मेल का अपना रोल है फैमिली के अंदर, महिला का अपना रोल है। बिना महिलाओं की फैमिली बन सकती है?
आप बनाकर दिखा दो, चलाकर दिखा दो बिना महिला के फैमिली। तो जब दोनों के बिना फैमिली नहीं चल सकती, दोनों के बिना समाज नहीं चल सकता, तो कोई बड़ा और कोई छोटा कैसे हो गया। तो कोर्ट कहती है अवेयरनेस हमें लोगों तक पहुंचानी है। इसके लिए राज्य सरकारों को प्रयास करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कूल का एजुकेशन करिकुलम है, जिसके अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, एजुकेशन करिकुलम के अंदर केवल बच्चों को इंग्लिश, हिंदी और मैथ और साइंस मत सिखाओ, उनको ये भी सिखाओ कि डाउरी की कुप्रथा जो है उसके आसपास भी नहीं जाना, वो एक गलत प्रथा है। तो बच्चों को जब बचपन से ही ट्रेनिंग मिलेगी तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डाउरी, दहेज की कुप्रथा बहुत ही घातक है समाज के विकास के लिए, पहली चीज। इसके साथ साथ जो लीगल टीम्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसके साथ साथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबका प्रयास होना चाहिए कि वो लोगों के संग मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और लोगों को समझाएं कि दहेज की प्रथा जो है वो अपने आप में गलत है। एटलीस्ट जो लड़की के बारे में ना अगर सोचो तो उसके पिता के बारे में सोच लो, उनके माता के बारे में सोच लो, जो बेचारे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो अपनी बेटी के जीवन पर निछावर कर देते हैं, राइट। तो लोगों के अंदर जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक सरकार और कोर्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, उसके बाद कोर्ट कहती है देखिए ऐसा है कि कई केसेस के अंदर ऐसा होता है कि क्रिमिनल केस शुरू हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ या इन लॉज और वाइफ में झगड़ा हो गया, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केसेस फाइल कर दिए। कोर्ट कहती है बहुत सारे केसेस जो हैं वो झूठे भी होते हैं और वो ऐसे भी होते हैं जिनमें कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो कोर्ट कहती है कोर्ट को चाहिए ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करो और उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बजाय उनको मेडिएशन, मध्यस्थता के लिए भेज दो। अगर लग रहा है कि वाइफ के संग मारपीट नहीं हुई है, उनके संग किसी प्रकार की फिजिकल वायलेंस नहीं हुई है, मेंटल टॉर्चर नहीं हुआ है, केवल छोटा मोटा झगड़ा है और वहां पर जो है अगर डाउरी के केसेस जो हैं लग गए हैं, तो एटलीस्ट ऐसे केसों को आइडेंटिफाई करो, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, और उनको ट्रायल चलाने की बजाय उनको मेडिएशन के लिए भेजो, राइट। इससे क्या होगा, जो सीरियस केसेस होंगे जहां पर सच में मारपीट हुई है, जहां पर सच में क्रुएल्टी हुई है, वो केसेस जो हैं उनके ऊपर कोर्ट का ध्यान जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका था। नेक्स्ट, इसके साथ साथ कोर्ट कहती है हाई कोर्ट को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि उनके पास अगर डाउरी वाले केसेस के अंदर अपील पेंडिंग है, रिवीजन एप्लीकेशंस पेंडिंग है, और खासकर ऐसी एप्लीकेशन पेंडिंग है जिनके कारण जो ट्रायल कोर्ट में केस रुके हुए हैं, स्टे हो गए हैं, उन केसेस को जल्दी से डिस्पोज ऑफ करो, राइट। और खासकर जो केसेस 3-3, 4-4 साल से पेंडिंग है, उनको जल्दी से संज्ञान में लो, कंसिडरेशन में लो और उनको जल्दी से निपटाओ। तो कोर्ट कहती है इसके थ्रू क्या होगा कि केसेस जल्दी से निपटेंगे और जो विक्टिम्स उनको न्याय मिलेगा। अंत में कोर्ट कहती है कि देखिए के साथ साथ जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, या फिर यूं कह सकते हो कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, काउंसलर्स, उनकी भी लगातार ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको भी बताओ कि जो डाउरी की समस्या समाज में कितनी प्रेवलेंट है, ताकि जो जज साहब डाउरी के केस को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, उनको जब डाउरी की सिनेरियो और डाउरी की सीरियसनेस के बारे में पता होगा तो वो भी केस के डिस्पोजल के ऊपर फोकस करेंगे। तो कोर्ट ने स्ट्रेटजी बनाई कि इन 11 डायरेक्शंस के माध्यम से, राइट, हम डाउरी की समस्या को एटलीस्ट एक हद तक काउंटर करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको मैंने मल्टीपल चीजें बता दी, ठीक है ना, कि कोर्ट के अंदर टाइम बाउंड मैनर के ऊपर ट्रायल चलेगा, हाई कोर्ट के अंदर अपील पेंडिंग है, टाइम बाउंड मैनर पे डिस्पोज ऑफ होंगी, जिले के अंदर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर हैं, उनको उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा, एजुकेशन करिकुलम के अंदर बदलाव किए जाएंगे। इसके साथ साथ जब केस चल रहा है कोई अर्जेंटमेंट नहीं होगी, अगर विटनेसेस को जल्द टाइम पर बुलाया जाएगा, इन सभी मामलों से क्या होगा, इन सभी मामलों से क्या होगा कि केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। और जिन मामलों के अंदर मध्यस्थता मेडिएशन की पॉसिबिलिटी है तो उन मामलों को मेडिएशन के लिए भेज दो, ट्रायल मत चलाओ। इससे क्या होगा, सीरियस मामले जो हैं उन पर जल्दी ध्यान जाएगा। तो इन स्ट्रेटजी के मामले से कोर्ट एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट डाउरी के केसेस के अंदर हम जो है वो कमी लाने में सफल होंगे। और कोर्ट ने कहा कि हमने डायरेक्शंस तो जारी कर दी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स हैं डायरेक्शंस को पढ़ें और इनको फाइल में रख दें। नो, कोर्ट कहती है हम स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे। हम हर साल के अंदर 15 जनवरी, 15 मई और 15 सितंबर को हम हर हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगे कि हमारी डायरेक्शंस को फॉलो किया आपने, और हमारी डायरेक्शंस को फॉलो करके आपने केसेस को कितना जल्दी डिस्पोज ऑफ किया। इससे हमें एक स्टेटस पता लगेगा कि हमारी डायरेक्शंस को फॉलो भी किया जा रहा है या इनको भी बाकी केसेस की तरह फाइलों में बंद कर रख दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इफेक्टिव डायरेक्शन जारी की हैं टू डिस्पोज ऑफ द केसेस रिलेटेड टू डाउरी एंड डाउरी डेथ, राइट। तो इसके अंदर मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है। अब बच्चों एक चीज और, ये जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं इसके अंदर जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है बच्चे, ये आप एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हो।
अगर कल को प्रश्न आता है डाउरी को लेकर, ऑफेंसेस रिलेटेड टू वुमेन को लेकर, डाउरी डेथ को लेकर, तो ये स्ट्रेटजी वहां भी अप्लाई हो सकती है, राइट। तो ये जो आपको 10-11 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जिसके अंदर जुडिशियल डिस्पोजल, सोसाइटल अवेयरनेस, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इन सभी को आप जो है वो अपने एग्जामिनेशन पेपर में लिख सकते हो, राइट। तो ये स्लाइड्स जो है ना केवल आज की वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजमेर बे केस के अंदर। आई होप आपको ये डायरेक्शन समझ में आ गई होंगी, एंड आप इन डायरेक्शंस को, अगर आपके सामने मेंस में प्रश्न आता है तो इन डायरेक्शन को यूज करोगे टू राइट डाउन एन इफेक्टिव आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे आपसे एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।